स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो क्लास 11th में टॉपिक का डिस्कशन है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, मैं सीरियल वाइज हर चैप्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आज का जो अपना क्रम है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का है। आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर है जिस भी बुक से पढ़ा रहे होंगे। तो देखिए क्लास 10th में आपने सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से समझी हुई है और बेसिकली आपने क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड का जो बच्चा रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को समझा हुआ है, और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी को भी समझा हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा मेन डिस्कशन रहेगा एपी का ही। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th में आप समझे उसी को आप 11th में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, तो अगर इसको अच्छे वे पे आप समझे तो आपने जैसे फंक्शन समझा है ना, फंक्शन क्या होता है आपका, फंक्शन आपका ये नोटेशन होता है ए टू बी होता है, यही होता है फंक्शन का नोटेशन, जहाँ पे ए आपका डोमेन होता है, बी आपका कोडोमेन होता है, प्राण सह प्राण। ओके, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है, जैसे मैं थोड़ा एनालिसिस कराऊंगा आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो आपको जो x लेते हैं वो कहाँ से आता है, a से, और जो आपका f ऑफ x मिलेगा वो कहाँ पे मिलता है आपको, b पे मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने अगर x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे f ऑफ 1 कितना आने वाला है, 2 आता है। यानी यहाँ के a के हर एलिमेंट की यहाँ पे मैपिंग एक किसी रूल आउट से ये दोनों मैच जरूर होंगे, इसकी मैपिंग यहाँ पे मिलेगी जरूर। ओके, सीक्वेंस भी यही है, आप समझिएगा। बस आप ये समझिएगा ये जो आपका सेट ए है, ऐसा फंक्शन आप समझिए, ऐसा फंक्शन बहुत इजी वे पे समझ में आएगा। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो जाए, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो जाए और वो डोमेन कोई भी रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, मैं इसको बी बोले दे रहा हूँ। बी आपका या तो रियल नंबर होगा या कोई रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। बात समझ में आए ना। तो इस तरह के फंक्शन को ही क्या बोला जाता है आपको, सीक्वेंस। तो आप बोल सकते हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number। ठीक है ना, यानी n। ऐसा फंक्शन को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे जिसका डोमेन क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए। ये बात समझ में आ गई। ओके, आपने क्लास 10th में अलग ढंग से समझा है, अब 11th में है तो आप समझिए। जैसे मैंने एक फंक्शन आपका कंसीडर किया f n to r, चलिए मैं रियल नंबर की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे इसी की बात करता हूँ f x इज इक्वल टू 2x। ओके, तो यहाँ पे जब आप x इज इक्वल टू 1 लिए, f ऑफ 1 मिला, 2 मिला, तो ये आप फंक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। जो सीक्वेंस का जनरल नोटेशन होता है वो an होता है। सीक्वेंस को आप an से डिनोट करते हैं। जैसे फंक्शन को आप कैसे डिनोट करते हैं, fn ऐसे करके, या f ऑफ x, ये होता है नोटेशन। तो वही आपका f ऑफ n, ऐसे आप समझ सकते हैं, f ऑफ n, जहाँ पे n क्या होगा, डोमेन का एलिमेंट। तो समझिएगा, जैसे मैंने a ऑफ n लिख दिया, कुछ भी जनरल टर्म, an इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने, आप अभी समझिएगा, अप्लाई करें, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर मैंने an इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने 2n लिख दिया, इसी तरीके से, जैसे fx इज इक्वल टू मैंने 2x लिखा था, मैंने an इज इक्वल टू 2n लिख दिया। आप समझिए, अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे a1 मिलेगा, क्या हो जाएगा आपका, 2 into 1 बोले तो 2। मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा तो आपको a2 मिलने वाला है, क्या मिलेगा, 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए यहाँ से, ये आपका कहाँ का एलिमेंट होगा, n आपका होगा डोमेन का, n का यानी डोमेन का, समझ रहे हैं आप, n डोमेन का। और जो an मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, कोडोमेन में। वो कहाँ पे मिलने वाला है, कोडोमेन पे। जैसे यहाँ पे x कहाँ पे मिलता था, a पे, बोले तो डोमेन पे। x कहाँ पे, डोमेन पे। f ऑफ x कहाँ पे मिलता था, कोडोमेन पे। बात समझ में आ गई ना। तो आप देखिए दोनों मिल रहे हैं ना। तो सीक्वेंस आपका फंक्शन ही है जो आपने क्लास 10th में कोई भी जनरल टर्म आपको दिया रहता था, an इज इक्वल टू दिया रहता था 2n स्क्वायर प्लस 5 समथिंग 80 से, और बोलते थे ये सीक्वेंस है कि नहीं, है ना। तो आप देख लेते थे कि ये फंक्शन है, अगर तो ये सीक्वेंस है। बात समझ में आ रहा है, ये फंक्शन है
तो सीक्वेंस है। तो ऐसे करके आप चेक करते थे, n इज इक्वल टू 1 पे आप a1 की वैल्यू निकालते थे, n इज इक्वल टू 2 पे आप a2 निकालते थे। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे n इज इक्वल टू 1 रखे, n इज इक्वल टू 2 रखे, तो a1 आया, a2 आया। ये क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पे सीक्वेंस के ऑर्डर की बात होती है, क्रम की बात होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? उस नंबर यूज फॉर काउंटिंग। ऐसे नंबर आपको देखिए, अभी मैं सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से बताऊंगा, जो क्वेश्चन समझ में आ गया। आप अभी थोड़ा बैकग्राउंड सेट करिए। आप बेसिकली है क्या सीक्वेंस? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? यूज नंबर यूज फॉर काउंटिंग, ऐसे नंबर जो काउंट करने में यूज हो। अच्छा, आप काउंटिंग कैसे करते हैं? -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे तो करते नहीं। मैंने एक बुक दिया, मैंने कहा इसके पेज काउंट करो, तो आप ऐसे ही काउंट करेंगे ना, 1, 2, 3, 4। बस वही चीज़ है। आपकी क्लास में सीट्स लगी है, मैंने कहा इनकी कौन किस क्रम में है, तो बोलेंगे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ऐसे तो बोलेंगे नहीं -3, -2, -1, ऐसे तो हो नहीं सकता 0। इसलिए ये आपको ऑर्डर मिलने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड के लिए आपको नेचुरल नंबर डोमेन होना चाहिए। किस क्रम, सीक्वेंस के किस क्रम के टर्म्स की बात कर रहे हैं, किस ऑर्डर के टर्म्स चाहिए, तो 10th। तो 10 से ही क्लियर है कि 10 कहाँ से आएगा? 10th टर्म, तो बोले A10, बोलते हैं ना 10th टर्म, तो A10। तो 10 कहाँ का? नेचुरल नंबर का। तब A10 कहाँ पे आएगा? वो कहीं पे आ सकता है, बट जो आपको ऑर्डर बताने वाला क्रम होगा वो नेचुरल नंबर का ही होगा। इसलिए हम लोग ये नेचुरल नंबर लेते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है वो आपका क्या हो जाता है? सीक्वेंस हो जाता है। और पूरा जैसे फंक्शन आपने पढ़े हैं उसी तरीके से आप रिलेट करेंगे सीक्वेंस को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप कर भी पाएंगे। अदरवाइज कहीं नहीं कि धोखा खाने वाली है अगर फंक्शन और इसको रिलेट करके नहीं चले। ठीक है, तो इसको नोट करो, समझो, फिर मैं आगे आपको अब अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको 11th में कैसे समझना है सीक्वेंस को। ओके, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जहाँ पे आपके जो टर्म्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे, एक डिफाइंड ऑर्डर पे अरेंज होते हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, या इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, नॉन इंक्रीज नॉन डिक्रीज भी हो सकते हैं, है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न भी फॉलो होगा, वो इसी तरीके से होगा। जब फंक्शन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप इस तरह निकालते चले जाएंगे तो सीक्वेंस के टर्म आपको A1, A2, A3, A4, और अगर इसी तरह AN निकालेंगे तो ये AN हो जाएगा, nth टर्म्स। बात समझ में आ रहा है सीक्वेंस का? तो इनमें कोई ना कोई ऑर्डर मिल सकता है, ये इससे ग्रेटर हो सकता है, ये इससे ग्रेटर हो सकता है, ये इससे ग्रेटर हो सकता है, ऐसे करके जनरली। जैसे मैंने सपोज है आपको एक AN इक्वल टू, मैंने 2N एक सीक्वेंस लिख दी, समझिए। मैंने कहा n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे A1 आपको आएगा 2, n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा आपका 4, n इक्वल टू 3, तो आपको A3 कितना आने वाला है 6। तो देखिए इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। फर्स्ट टर्म आपको आया है 2, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसी तरह इंक्रीज करता चला जाएगा। फर्स्ट टर्म से सेकेंड ग्रेटर है, सेकेंड से थर्ड, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है ना। अगर मैं इसी को डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर सपोज लिखूं, मैंने an इक्वल टू लिख दिया 1/n, मैंने कहा n इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे A1 आया 1/1, n इक्वल टू मैंने 2 रखा तो A2 आया आपका 1/2, n इक्वल टू 3 रखा तो आपको मिला A3 1/3। तो आप इसको समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 था, सेकेंड टर्म 1/2 हुआ, थर्ड टर्म 1/3 हुआ, ऐसे ऐसे करके आप पढ़ते चले गए। इसको आप नंबर लाइन पे भी ड्रा कर सकते हैं। ये जैसे आपका रियल लाइन हो गया, ये आपका 0 है, तो आप देख रहे हैं 1, अगर मैंने 1 यहाँ पे लिया तो 1 से स्मॉल होता चला गया, ये 1/2, फिर इधर 1/3, ये 0 की ओर बढ़ता चला जाएगा आपका an। ठीक है, तो जो लिमिट में आप लोग पढ़ते हैं n टेंडिंग टू दिस, n टेंडिंग, तो जो फंक्शन के लिए पढ़ते हैं उसको आप लोग सीक्वेंस से रिलेट कर सकते हैं, और सीक्वेंस से रिलेट करके अगर फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आएगा और आगे भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म आपका 1 था, सेकेंड टर्म हाफ हो गया, यानी ये इससे स्मॉल हो गया, तो ये आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये कैसी है? डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। अब मैं एक आपको ऐसी सीक्वेंस लिख रहा हूँ जो नॉन डिक्रीज नॉन इंक्रीज हो सकता है। जैसे मैंने क्या लिखा, an इज इक्वल टू -1 की पावर, -1 की पावर आप लगाइए। सपोज मैंने चलिए n ले लिया, ठीक है। अब n क्या लेना है? n आपको नेचुरल नंबर ही लेना है, क्योंकि सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, निगेटिव की बात खत्म है यहाँ पे, राइट। n इज इक्वल टू 1 लीजिए आप, तो a1 बोलेंगे, -1 की पावर 1 क्या आने वाला है बोलिए, ये आएगा
सेकंड टर्म n इज इक्वल टू 2 बोले तो सेकंड टर्म -1 की पावर 2 क्या आएगा, इवन पावर है, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। ओके आगे बढ़िए, n इज इक्वल टू 3 a3, यहाँ पे -1 की पावर 3 करिए तो -1। आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, समझ गए होंगे। फर्स्ट टर्म आपका -1 आया, सेकंड टर्म 1 आया, थर्ड टर्म -1। इसी तरह जितने भी आप इंटीग्रल पावर इवन रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इंटीग्रल पावर ऑड रखेंगे तो नेगेटिव। ऑसिलेटर इस सीक्वेंस से बोला जाता है, ऑसिलेट कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, 1 -1 ऐसे करके ये राइट है। तो ये नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बात समझ में आ गई ना। तो आपने इंक्रीजिंग भी पढ़ा, डिक्रीजिंग भी पढ़ा, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग भी पढ़ा। ओके अभी मैं आपको एक सीक्वेंस और बता रहा हूँ जिसे आप लोग कांस्टेंट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझिए, मैंने an इज इक्वल टू क्या लिख दिया, चलिए 2n/n। अब n जीरो ले नहीं सकते, फंक्शन से रिलेट करिए, n जीरो ले नहीं सकते, नेचुरल नंबर है बनती ना। ओके अब n इज इक्वल टू आप 1 रखिए तो क्या आएगा a1, क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 1/1 बोले तो 2 राइट है। मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया तो a2 आएगा, 2 इंटू 2/2 तो क्या आएगा 2 आएगा। तो कोई भी लेंगे आपको फर्स्ट सेकंड टर्म सारे टर्म्स क्या मिलने वाले हैं 2 2 2 ऐसे करके। ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये क्या है कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो इस तरह आपने टाइप ऑफ सीक्वेंस भी समझे हैं। तो कुल मिला के सीक्वेंस क्या है, एक डिफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, है ना, एक पैटर्न होना चाहिए, रूल आउट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक रूल है तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे नंबर मिल रहे हैं ऐसे करके। तो ये सीक्वेंस है, ये क्या है आपके सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो समझना है प्रोग्रेशन क्या होता है और सीरीज क्या होता है। अब हम लोग उसको समझेंगे, इसको नोट आउट करो, कॉपी कर लो इसको। चलिए मुझे उम्मीद है आपको सीक्वेंस वर्ड जो है इसकी डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आप इसको जो है बुक से भी समझ सकते हैं, जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें भी पढ़िए समझिए और इससे रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि आपको पढ़ना क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एपी की ओर। तो अब आपको प्रोग्रेशन वर्ड समझ लेना कि व्हाट इज अ प्रोग्रेशन। देखिए जितने भी इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी ऑल सीक्वेंस बिकम अ प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि देखिए सीक्वेंस में क्या होता है एक डिफरेंट ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। सीक्वेंस में जनरल टर्म आप जो लिखते हैं जरूरी नहीं कि जनरल टर्म्स मिल सके। यहाँ पे हर टर्म्स ऐसी सीक्वेंस जिसके हर टर्म्स को अभी तक मैंने जो एग्जांपल प्रीवियस में दिए ना, प्रीवियस जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वे सारे प्रोग्रेशन थे, क्योंकि आपने एक जनरल टर्म से ही सारे टर्म्स फॉलो कर लिए, सारे टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। जैसे मैंने सपोज मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख दिया कि आपको एक सीक्वेंस एस है या एक सीक्वेंस ए है, ये आपका क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर है। तो सीक्वेंस आपकी क्या होगी प्राइम नंबर। तो आप सीक्वेंस लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपका प्राइम नंबर का 2, सेकेंड टर्म आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो आपको भाई मैंने ये फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है ना, तो प्राइम नंबर से बेस्ड होंगे तो आप फंक्शन बना नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इधर का जो 1 होगा, जो 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे करके जितने भी टर्म्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किससे रिलेट होंगे। फर्स्ट टर्म आपका रिलेट होगा a1 से जो होगा फर्स्ट प्राइम नंबर 2, सेकंड टर्म आपका a2 रिलेट होगा किससे सेकंड प्राइम नंबर बोले तो 3, थर्ड प्राइम नंबर बोले तो 5, फोर्थ प्राइम नंबर बोले 7, ऐसे करके आप नेचुरल प्राइम नंबर जो भी है ऐसे करके लिख सकते हैं तो रिलेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको 2 3 5 7 ऐसे करके मिलने वाला है। बट यहाँ पे क्या कोई ऐसा टर्म्स जनरल टर्म आप लिख सकते हैं क्या जिससे ये सारे टर्म्स आप फाइंड आउट कर सके। कोई ऐसा रूल आउट आप फाइंड आउट कर सकते हैं पैटर्न जिससे ये सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैटर्न आपको लिखा था an = 2n, ये लिखा था, या मैं ऐसे लिखूँ, चलिए छोड़ो, मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट लिखे हैं, ये भी एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिखी हुई है। तो ये सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे क्या या नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन सारे नंबरों के बीच एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो रहेगा। ये नंबर जो है इससे 2 ग्रेटर है, ये नंबर इससे 2 बढ़ा हुआ है, बात समझ में आ रहा है, ये भी इससे 2 एक्सीड है, ये भी इससे 2 ग्रेटर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसको अगर जनरल टर्म आगे कोई भी टर्म्स लिखूं तो nth टर्म an मैं इसका 2 टाइम्स n बोल सकता हूँ, फर्स्ट टाइम और n। अब n मैंने 1 रखा तो फर्स्ट आएगा, n2 रखूंगा, सेकंड आएगा, n3 रखूंगा,
रखूंगा, थर्ड टर्म को n 4 रखूंगा, फोर्थ टर्म n = 5 रखूंगा, 5 to 10 तक सारे टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगे इस पैटर्न से। बट यहाँ पे इन नंबरों का कोई पैटर्न ढूंढो जिससे कोई सारे प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सको, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना। ओके, तो ये आपकी जो लिखी हुई है ये आपकी प्रोग्रेशन है, ये क्या है, प्रोग्रेशन है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ईच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ईच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिटन या कैन बी फाउंड by the general term, by the general या each terms of the sequence can be written in the general form or found by a general term। सारे टर्म्स आपको किसी एक पर्टिकुलर रूल आउट से फाइंड आउट होते होंगे, वो आपका जो सीक्वेंस होगा उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। बट इस तरह का सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन नहीं है। बात समझ में आ गया। जैसे मैं एक और भी आपको काफी ऐसी सीक्वेंस होंगी, है ना, आप ऐसे समझ गए होंगे कि ये बात आपको समझ आ गई, ये प्रोग्रेशन है। यहीं पे मैं आपकी डिस्कशन करने दे रहा हूँ कि सीरीज क्या होता है, फिर हम लोग आगे सीधा बढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। देखिए जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं, तो सीक्वेंस के टर्म्स क्या होते हैं, A1 A2 A3 A4। अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है भैया, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म ये डोमेन का एलिमेंट है 1 और A1 आपका कोडोमेन का, डोमेन का एलिमेंट इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग, हमसे क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन लिखेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आएगा टर्म से। ओके, अगर ये सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें, ओके, प्लस साइन के साथ लिख दें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। तो यही आपका जो सीक्वेंस के टर्म्स को आप प्लस साइन के साथ लिख देना ही आपका क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो ये सीरीज मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसको मैं और भी लिख सकता हूँ समेशन ऑफ AN अगर आपका जनरल टर्म है तो ये AN भी लिखा जा सकता है अगर वो सारे टर्म्स इस रूल आउट से फाइंड आउट है तो। अगर इससे है तो ठीक है, अगर इस तरह है तो आप सभी को ऐड ही लिखेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा इन टर्म्स का। ये क्या है आपका सीक्वेंस है, ये आपका, ये सारे सीक्वेंस के टर्म्स थे और इनको ऐड कर दिया तो ये आपका सीरीज बन गया। तो उम्मीद है आपको जो वर्ड थे सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो आगे का डिस्कशन है वो जो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम उसका डिस्कशन देखेंगे, इसको भी नोट कर लो। अब हमारा जो डिस्कशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। देखिए जैसे हमने सीक्वेंस समझा कि सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती है। आपकी जो प्रोग्रेशन है बेसिकली जो पढ़ी जाती है वो 3 टाइप्स की है। एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड है आपका जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड है आपका एसपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जो आप समझ गए कि ईच टर्म्स आपको जो है एक पर्टिकुलर रूल से क्या होना चाहिए, लिंक अप होना चाहिए। सारे एलिमेंट इस रूल आउट से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये एपी में भी होगा, ये जीपी में होगा, ये एसपी में होगा, बट सभी के लिए रूल अलग होगा। कोई मल्टीप्लिकेशन से, कोई एडिशन से, कोई किस आउट से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपी कैसे आपको आएगा समझ में। तो देखिए एपी क्या है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स समझिएगा, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर A1 A2 A3 A4 और ऐसे ये क्या है आपके सीक्वेंस के टर्म्स हैं, सीक्वेंस के टर्म्स हैं या प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ईच जो टर्म्स होना चाहिए, ईच असेंडिंग टर्म या ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ईच टर्म फर्स्ट को छोड़ करके इज एक्सीड बाय अ कांस्टेंट नंबर। समझ जाइएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझिएगा, डेफिनेशन आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जितने टर्म्स होंगे वो एक्सीड होंगे बाय अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। अपने से पहले वाले टर्म्स में से किसी एक कांस्टेंट टर्म से बढ़े होंगे। नहीं बात समझ में आया? जैसे आपका जो A1 होगा, A2 होगा, वो A1 में से कुछ ऐड करने पे मिला होगा, एक कांस्टेंट टर्म से ऐड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2 4 6 8 10 ऐसे करके,
मैंने कहा ये क्या प्रोग्रेशन है, तो आपने कहा हाँ बन रहा था ए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए कि जितने भी टर्म्स हैं पहले वाले को छोड़ करके वो एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से मिलने चाहिए, किसमें से, उसके पहले वाले टर्म्स में से ऐड करने के लिए। तो ये टर्म्स इस वाले टर्म्स में कुछ ऐड करके मिला होगा, क्या मिलेगा +2। ये टर्म्स इस वाले टर्म्स में कुछ ऐड करके मिलेगा तो इसमें भी +2। कांस्टेंट नंबर नहीं बदलना चाहिए, जिससे ऐड जो भी ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो आप एडिशन में समझ लीजिए जो भी ऐड करने से। यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे +2 तो आपको 8 मिलेगा, इसमें भी आप +2 ऐड करिए तो 8 मिलने वाला है। बात समझ में आया ना। तो ये आपका जो प्रोग्रेशन था वो क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यही जो आप ऐड करते हैं इसी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से, और इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है इसका, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कहने का मतलब है कि A1 में से कुछ ऐड करके A2 आया होगा, यानी A2 और जो A1 का डिफरेंस है ये एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। इसी तरह A3 और A2 का जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट नंबर सेम आना चाहिए D। और इसी तरीके से आप किसी भी नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से, ठीक है ना, आप डिफरेंस करेंगे, यानी an का अगर आप an-1 से भी डिफरेंस करेंगे तो आपको डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो आपका सीक्वेंस जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 3, 6, 9, 12 ऐसे करके मैंने कहा क्या ये जो आपकी सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है क्या यह अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपका ये फर्स्ट टर्म A1 है, ये सेकंड टर्म A2 है, ये थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म है। आप इनका सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से, एक्सटेंडिंग का प्रीवियस से, सक्सेसर का प्रीवियस, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा A2 माइनस A1 क्या आएगा, A3 माइनस A2 क्या आएगा, और A4 माइनस A3 क्या आने वाला है। तो A2 माइनस तो 6 माइनस 3 आएगा, यहाँ से 9 माइनस 6 3 आएगा, 12 माइनस 9 3 आएगा, और ये चेंज नहीं हुआ किसी के लिए, डिफरेंस जो है वो सेम रहा। और इसी डिफरेंस को तो हम लोग डी बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो सीक्वेंस थी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी, AP में थी। बात समझ में आ रही है आपको, ये आपको बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, AP पे और हम इसी पे आगे आपको पहचान करना आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ओके। लेकिन आपको रूल आउट फाइंड आउट करना था ना, कोई भी मैंने 2, 3, 4 टर्म्स फर्स्ट के दे दिए, 2, 3 टर्म्स, और मैंने कहा आगे की आप 10, 12 टर्म्स निकालिए, 100 टर्म फाइंड करिए, 200 टर्म्स, तो क्या वो भी आप AP से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको आप यहाँ से समझिएगा, ओके। अगर मैं यहाँ से A2 की वैल्यू निकालूं तो A2 को क्या आएगा, A1 अगर मैं D की तरफ, ये सब भूल जाओ, ये इक्वेशन लिखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2D, तो A2 क्या आ जाएगा आपका A1 प्लस D। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहाँ से और सब भूल के केवल ये वाला पार्ट लिखूँ यहाँ से, तो यहाँ से A3 की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, A2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा A2 प्लस D। इसी तरीके से अगर मैं A4 फाइंड आउट करूँगा तो देख रहे हैं ना, A1 में से D ऐड करके इसी एक कांस्टेंट टर्म का ऐड करके उसके पहले वाले टर्म से, A2 के पहले क्या होगा A1 में D ऐड कर दोगे A2 मिल जाएगा। A3 के पहले क्या होगा A2 में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दोगे तो A3 मिल जाएगा। A4 इसके पहले क्या होगा A3, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो A4। इसी तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या मैं nth टर्म्स के लिए यहाँ पे आप nth टर्म्स के लिए देखिए, ये क्या होगा nth टर्म्स, तो आप क्या बोल सकते हैं कि n के पहले क्या होगा n-1, तो n-1 में मैं कांस्टेंट टर्म का एडिशन ऐड कर दूंगा तो nth टर्म्स मिल जाने वाला है। बात समझ में आ गई, ओके। चलिए इसमें और थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर मैंने सपोज दैट इस फर्स्ट टर्म A1 को मैंने स्मॉल a से डिनोट कर दिया, तो क्या मैं स्मॉल a और D के फॉर्म में इन सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पे A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 के प्लेस पे A, तो A प्लस D, A2 क्या आ गया आपका A प्लस D, ओके। यहाँ से A3 क्या है A2 प्लस D, A2 की वैल्यू ये क्या है A प्लस D, और ये आपका क्या है D, तो यहाँ से आपको आ जाएगा A प्लस 2D, तो A3 क्या आ गया A प्लस 2D। A4 को क्या लिखूंगा मैं A3 क्या आया है आपको A प्लस 2D,
एंड ये आपको क्या है d, तो यहाँ से आपको आ जाएगा a प्लस 3d। बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप सारे टर्म्स अगर इसी पैटर्न में देखें तो जब आपका 2 था यहाँ पे 2 तो a लिख दिया गया सभी में और 2 में से 1 कम कर दिया गया तो 1d। समझिए, जब यहाँ 3 था तो a तो सेम है सब में, 3 में से 1 कम किया तो 2d, 3 में 1 आया तो 2d। तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि a 10 बताओ तो आप बोलोगे a तो लिख दो और 10 में से a कम कर दो तो बोले 9 और d का मल्टीप्लाई कर। मैंने कहा 100 तो a 100 के लिए बोलोगे आप a लिख दो, प्लस लगा के 100 में से 1 करेंगे तो 99 आएगा और यहाँ पे d कर दो। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं क्या जनरल के लिए बोल सकता हूँ क्या an कैसे लिख दो? तो आप बोलेंगे a तो लिख दो, उसके लिए क्या कर दो आप n में से 1 कम कर दो तो बोले n माइनस 1 कर दो और d का मल्टीप्लाई कर दो। तो बोले ये आपका जनरल टर्म आ गया। जिस कौन सा जनरल टर्म? इस टर्म्स के द्वारा, इसको हम लोग जनरल टर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जनरल टर्म। क्यों बोल रहे हैं जनरल टर्म? क्योंकि दिस टर्म्स कैन बी रिप्रेजेंट द कंपैक्ट फॉर्म ऑफ दिस होल सीक्वेंस। क्योंकि सारे टर्म्स जो इस सीक्वेंस के हैं इससे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जैसे आप n = 1 यहाँ पे रखें, n = 1 तो क्या आएगा आपका a1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a। यहाँ पे जब 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 एंड d क्या आ जाएगा 1। तो a1 क्या आ गया आपका a, a1 क्या था आपका a, a1 क्या था a। मैंने आपको 2 रखने को बोला a2, n = 2 बोलो a2, तो यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 - 1 तो बोले 1, तो 1d आ जाएगा बोले d, a2 आ गया a प्लस d, a2 क्या था आपका a प्लस d। यानी सारे टर्म्स आपको इससे फाइंड आउट किए जा सकते थे, इसलिए ये आपका क्या था जनरल टर्म। बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आपको पता चल गया कि आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स कैसे लिखे जा सकते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका a प्लस d हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d हो जाएगा और अगला टर्म आपका a प्लस 3d हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं nth टर्म्स को लिखूंगा तो a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। इसके आगे भी अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 के आगे n d लिख सकता हूँ। इसके पहले यहाँ पे टर्म्स लिखूंगा तो a प्लस n माइनस 1 के पहले क्या होगा n माइनस 2 d भी लिख सकता हूँ। ये थिंकिंग के लिए। ये आपकी जो होगी सीक्वेंस, ये आपकी AP में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। आप चेक करके देख लीजिए, ये आपका a1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये आपका nth टर्म है, ये आपका an-1 टर्म है, ये आपका an+1 टर्म है। इसी तरह आप आगे बढ़ा सकते हैं। किन्हीं भी दो टर्म्स को उठाइए और उनका डिफरेंस करेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि क्या होगा d ही आएगा सभी में। इसका इससे डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो d आएगा, क्योंकि यहाँ से आप इसी से फाइंड आउट ही किए हैं। तो ये आपके सारे इस पैटर्न में अगर किसी भी सीरीज को लिखा जा सकता है तो वो आपकी AP होगी। क्या होगा? AP होगी। तो ये AP के जनरल टर्म्स का फार्मूला भी था। इसको नोट करो, फिर मैं और थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ। कॉपी कर लो। तो आपने जनरल टर्म का फार्मूला समझ लिया तो आप समझिए, अगर सपोज दैट a1, a2, a3 और an किसमें है? AP में है। तो आप इसके जनरल टर्म an को कैसे लिखेंगे? an को लिखेंगे a प्लस n-1d। ये आपका जनरल टर्म का फार्मूला है। देखिए इसको काफी बुक्स में tn से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस को जैसे मैंने कहा था आप an से इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है या आप tn भी समझ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आदत an से है तो मैं an ही रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जनरल टर्म है। और an अगर an के आगे सीक्वेंस नहीं है इसको आप लास्ट टर्म n से भी डिनोट कर सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ना। आपने nth अगर माना है लास्ट टर्म को n टर्म विद द nth टर्म्स विद द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देन an को आप n भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म n इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये स्टार्टिंग से nth टर्म्स का फार्मूला या स्टार्टिंग से लास्ट टर्म का फार्मूला है, जहाँ पे a क्या है आपका? a आपका फर्स्ट टर्म है। a आपका क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो a1, ये आपका फर्स्ट टर्म है। और d आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस।
इन दो टर्म्स का डिफरेंस किससे, नेक्स्ट से प्रीवियस वाले का, A2 का A1 से, A3 का A2 से। बात समझ आया ना? राइट हैंड वाले टर्म्स, राइट हैंड साइड वाले का लेफ्ट हैंड साइड वाले से दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, यानी an माइनस an माइनस 1, ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसमें आप A2 माइनस A1 भी समझ सकते हैं, A3 माइनस A1 भी समझ सकते हैं। और n तो आपको पता ही है, पोजीशन ऑफ द टर्म्स होता है फर्स्ट, सेकंड, 1, 2 ऐसे करके। बात समझ में आ गई होगी आपको लास्ट में। ओके, यहाँ पे मैं आपको और डिस्कशन एक कर दूँ, अगर आपको सीक्वेंस सपोज दैट ये स्टार्टिंग से है, अगर लास्ट से आपको nth टर्म फाइंड करना होगा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये तो स्टार्टिंग से था, अगर मैं लास्ट से कर दूंगा तो आपको लास्ट के लिए कुछ नहीं करना है। nth टर्म अगर मैंने लास्ट से कैपिटल N लिख दिया, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको एक ही जगह लास्ट टर्म लिख देना है n, जो भी लास्ट टर्म आपका होगा वो लिख देना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस सीधा सीधा लिख, ये आपका लास्ट से nth टर्म से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझिए यहाँ से। ओके, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस मैंने d माना है, तो वो क्या होगा, A2 माइनस A1, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, an माइनस 1, ये सब इक्वल होंगे, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ये स्टार्टिंग से nth टर्म से, अगर मैंने कह दिया कि लास्ट से nth टर्म से निकालो सीरीज का, ठीक है ना? ओके, तो लास्ट से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इस सीरीज को मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो लास्ट से मैं सपोज दैट कह रहा था, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, मैंने कहा स्टार्टिंग से थर्ड टर्म बताओ या स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, तो ये स्टार्टिंग से सेकंड टर्म हुआ। बात समझ में आ रहा है? मैंने कहा लास्ट से सेकंड, तो लास्ट से सेकंड ये हुआ, ये स्टार्टिंग से, वो लास्ट से। लेकिन अगर मैंने इस सीक्वेंस को क्या कर दिया, रिवर्स किया, यानी 5, 4, 3, 2, 1, तो जो लास्ट से सेकंड था वो स्टार्टिंग से सेकंड हो गया, जो इस सीक्वेंस का लास्ट से था वो स्टार्टिंग से हो गया। तो इस सीक्वेंस का जो लास्ट से है, अगर मैं उसको रिवर्स में लिख दूँ, यानी an माइनस 1, an माइनस 2 और ऐसे ऐसे करके आपका ये A4, A3, A2 और A1 ऐसे करके सीक्वेंस होगा। और अगर इसका मैं nth टर्म फाइंड आउट करूँ, क्या करूँगा इसका nth टर्म, इस वाली सीक्वेंस का, तो क्या होगा इसका nth टर्म, an इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, an, फर्स्ट टर्म क्या है आपका इसका an, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1, क्योंकि nth टर्म्स की बात हो रही है, और d क्या आएगा, तो इसका अगर मैं d कैपिटल D मान लूँ तो इसका d आने वाला है, ठीक है ना, तो ये लास्ट से आ जाएगा। और d क्या आएगा इसका, दिस में दिस का सब्ट्रैक्शन, an माइनस 1 माइनस का an, या किसी को आप यहाँ से करेंगे तो राइट हैंड वाले से लेफ्ट का, यानी A1 माइनस A2, क्या आ जाएगा A1 माइनस A2। अगर आप स्मॉल d और कैपिटल D का कंपेयर करें तो आप क्या समझ में आएंगे, ये an माइनस 1 है, अगर मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an माइनस 1 आएगा, और जो कि आपका स्मॉल d है, d की वैल्यू an माइनस 1 है, तो कैपिटल D की जगह मैं स्मॉल d लिख सकता हूँ। तो यहाँ से an क्या आ जाएगा, an, और d की जगह माइनस d, तो यहाँ पे माइनस लगा के n माइनस 1d। तो जो d है इस सीरीज का नहीं, किसी सीरीज का यूज कर सकते हैं, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दे और इस फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म लिख दे। an आपका लास्ट टर्म था, मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म l माना है। तो आपको लास्ट टर्म से कभी भी लिखना हो तो स्टार्टिंग की जगह आपको केवल लास्ट टर्म लिख देना है और प्लस की जगह माइनस लगा देना है, और आपको सेम इसी सीरीज का हर टर्म्स लिखना है। बात समझ में आ गई होगी, स्टार्टिंग से एंड लास्ट से। इसको भी कॉपी कर लो। अब इस पे मैं कुछ ज़्यादा कराने वाला नहीं था, थ्योरी पोर्शन आप लोग बोर्ड पे जाएंगे, कुछ एग्जांपल करा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम में इसकी कुछ, अभी तो ये स्टार्ट ही है, एपी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह एपी की क्या होती हैं, कैसे आप टर्म्स लेते हैं, बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं, फिर सम आप एपी में चलेंगे। लेकिन मैं आज जो पढ़ाया है उसका कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ये आपका एग्जाम्पल लिखा, सो दैट द सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस दी गई है 4n+5 इज एन एपी एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बताओ कि ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दो। तो आपको जनरल टर्म क्या दिया गया है, an = 4n+5। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैं कल एक थ्योरम भी प्रूव कराऊंगा कि एवरी लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपका,
अगर ये फंक्शन में लिख देते सपोज दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, वही चीज आपका ये लिखा हुआ y को अगर मैंने fx लिख दिया ना फंक्शन को, वही आपको लिखा है ax या an, x को मैंने an कर दिया, x को क्या कर दिया n, और तो ये भी हो गया n। देखिए यहाँ से मैं इसके लिए वही चीज है, फंक्शन ही है, तो ये क्या है आपका, आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका भी ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, राइट। ओके, तो कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो वो आपकी जो होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही शो करता है, और उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो n का कोएफिशिएंट होता है। तो कॉमन डिफरेंस इसका 4 ही आने वाला है, वो मैं कल डिस्कशन करूंगा। चलिए अभी आपको कैसे करना है, अभी आपको कैसे करना है, ये सीक्वेंस आपकी क्या है, हाँ ये सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो शो करना है आपको। तो आप क्या करिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए दो के बीच में, ठीक है। तो आप ये टर्म्स फाइंड करिए, n इज इक्वल टू 1, तो आप a1 आएगा, क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ से 9 आ जाएगा। आप यहाँ से n इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करिए, तो आपको a2 आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 टू 8 5 13। n इज इक्वल टू आप यहाँ से 3 फाइंड आउट करिए, यहाँ से a3 आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 5, तो 4 3 या 12 5 कितना आएगा बेबी 17। इसी तरह n इज इक्वल टू 4, दो तीन टर्म्स आप फाइंड कर लीजिएगा, तो यहाँ से a4 आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 5 16 प्लस 5 आपका 21 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस आ गए, टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस क्या आ गए आपके, a1 a2 a3 एंड ऐसे करिए। तो a1 आपका क्या आया 9, a2 क्या आया 13, a4 क्या आया आपका 17, फिर क्या आया आपका 21, ऐसे करके आते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे इस पैटर्न, इन सारे टर्म्स को इस पैटर्न से ही निकाला गया है, ठीक है ना। और सभी के लिए कॉमन डिफरेंस जो है आपका d, इसका a2 माइनस a1 आप निकालिए। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आने वाला है, a2 माइनस a1 13 माइनस 9 क्या आएगा आपका 4। यहाँ से आप निकालिए a3 माइनस a2 करिएगा, तो a3 माइनस a2 17 माइनस 13, तो क्या देखेंगे 4। तो कॉमन डिफरेंस सभी के लिए क्या है, सेम है। समझ में आया ना। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस भी 4 पता चल गया, और सभी के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। एक ईच टर्म इज exceed by the constants of the previous term, so this sequence is a arithmetic progression। तो ये सीक्वेंस आपकी AP में है। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और भी पैटर्न होता है क्या फाइंड आउट करने का, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने an लिखा है, आप an प्लस 1 फाइंड आउट करें, इसके नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा n प्लस, ये तो नेक्स्ट टर्म इसकी या प्रीवियस टर्म कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस 5, तो an प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 4n प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 4n प्लस 9। ओके, और आप यहाँ से डिफरेंस निकालिए an प्लस 1 माइनस an का, तो इसका डिफरेंस इसके साथ, तो 4n प्लस 9 माइनस 4n प्लस 5, यहाँ से 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में n नहीं आया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, ये सॉरी n, ये n से इंडिपेंडेंट है। जो आपका डिफरेंस आया है उसमें n नहीं है, और दो टर्म्स का डिफरेंस अगर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी n है इस तरह के सीक्वेंस में, तो वो आपकी AP होती है, बिकॉज दिस टर्म इज independent from the m, so the sequence given above is arithmetic progression, तो AP में होगी। ये बात समझ में आया ना। एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस, और यही आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, इसको समझिए। ये 10th का है बेसिकली, मैंने एक जनरली एक जनरल टर्म लिखा है, और मैंने कहा इसको आपको चेक करके बताना है कि जो सीक्वेंस है या जो प्रोग्रेशन है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो एक तो वही है कि आप n इज इक्वल टू 1 लिखे, n इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट कर ले, n इज इक्वल टू 3, कम से कम 3 टर्म्स तो फाइंड कर ले 4, राइट। तो यहाँ पे आप a1 जब निकालने जाएंगे तो a1 वहाँ पे रखेंगे, और 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। ओके, आप जब a2 फाइंड आउट करने जाएंगे तो वहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 1 9 आ जाएगा। जब a3 फाइंड आउट करने जाएंगे तो 2 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 या 9 2 जा 18 1
क्या मिला 3, 9, 19 एंड 33 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इनका आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए। 9 में से 3 का डिफरेंस, 19 में से 9 का डिफरेंस, यही तो कॉमन डिफरेंस है, एंड 33 में 19 का डिफरेंस। तो 9 में 3 का डिफरेंस जब करेंगे तो आपको 6 फाइंड आउट होगा। 19 में 3 का डिफरेंस से 16 आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। और जब इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ से, शायद 14 आएगा मे बी, जो भी है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप हर टर्म्स का डिफरेंस डिफर आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। तो ये आपकी सीक्वेंस जो है एपी नहीं हो सकती, ये वाली सीक्वेंस एपी नहीं हो सकती। या मैंने एक मेथड बताया था कि आप an+1 फाइंड आउट करिएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसका आप डिफरेंस कर लीजिएगा। क्या करिएगा, डिफरेंस करिएगा। तो an+1 में से an का जब डिफरेंस करेंगे तो 2 टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आपको आने वाला है, इधर से क्या आएगा 2n² प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इस वाले टर्म से और इस वाले के टर्म से, तो n+1 का होल स्क्वायर और माइनस का n² आ जाएगा, और ये 1 से ये 1 अपोजिट साइन की वजह से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको 2a² माइनस b² का फार्मूला ब्रेक कर लूँ तो a प्लस b n+1 प्लस n और a माइनस b n+1 माइनस n। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स दिस 2n+1 एंड दिस n कैंसिल आउट आएगा 1। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 4n+1। ये क्या डिफरेंस था, an+1 में से an के डिफरेंस आया है, जहाँ पे n है, n इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, ये n से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए ये जो सीक्वेंस आपको दी गई थी ये कतई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आप इस तरीके से काफ़ी जनरल टर्म फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज के उनको करेंगे, आपको आ जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है या सीरीज दी गई है, जैसे बहुत ही सिंपल लिखा 3, 6, 9, 12, मैंने कहा नेक्स्ट टर्म बता दो, आप नेक्स्ट टर्म आप बता दो। तो नेक्स्ट टर्म आपका ये क्या होगा बताइए, इसमें से कॉमन डिफरेंस का एडिशन, पहले तो सीरीज किसमें हो, एपी में है, क्योंकि ये किससे ऐड से बना है 3, ये किसके ऐड से बना है 3, ये किसके ऐड से बन रहा है 3, तो ये वाला टर्म भी किससे बनेगा, इसमें 3 ऐड करके, तो बोले 15 है ना। या फिर आप जनरल टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते थे, इसका जनरल टर्म an निकाल लीजिए। an क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है, और a क्या है आपका 3n-1 d क्या है कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 3n-3, 3 से 3 कटेगा, जनरल टर्म आपका आ जाएगा 3n। अब ये कौन सा टर्म था आपका, कोई भी पूछा जाएगा आपका फोर्थ टर्म, तो आप यहाँ से फोर्थ टर्म निकाल लेंगे a4, फोर्थ टर्म a4, n के प्लेस पे आपको 4 पुट आउट करना है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, फोर्थ टर्म 12 आ गया। आपसे पूछा गया हैंडेड टर्म, तो ये हैंडेड यहाँ पे रखेंगे n के प्लेस पे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 हैंडेड आपका जो होगा वो हैंडेड टर्म आ जाएगा। तो आप इस तरह सीक्वेंस दी गई है और आपका कोई भी टर्म्स फाइंड आउट पूछा जाना है तो आप उसका क्या कर देंगे, जनरल टर्म लिख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लास्ट टर्म से भी थोड़ा सा आपको बता देना है, हालांकि 10th क्लास में आपने किया ही होगा। कोई क्वेश्चन मैं आपको लिख लेता हूँ सीक्वेंस का, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 3, यही वाला लिख दे रहा हूँ 3, 9, 12 और ऐसे ऐसे करके 3 का मल्टीपल 99 होगा, है ना। मैंने कह दिया फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट, आपको लास्ट से 15 टर्म फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, लास्ट से 15 तो n तो आपको 15 ही है, फर्स्ट टर्म आपका यही रहने वाला, सॉरी आपका लास्ट टर्म से 15 टर्म है ना, तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या आपने पढ़ा, an इज इक्वल टू लास्ट टर्म आपका ये है ना, तो n यहाँ से माइनस d, दिस इज द फ्रॉम द nth टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, ये लास्ट से nth टर्म्स का था, तो an इज इक्वल टू n क्या है आपका 99 माइनस n कौन सा टर्म 15 माइनस 1 d आपका यही वाला रहने वाला है, इधर से मत कर दीजिएगा, तो यहाँ से 6 में 3 आएगा, तो d आपका आएगा 6 माइनस 3 बोले तो 3,
यहाँ पे आपको 3 पुट अप करना है, तो an आएगा 99 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 14 3 या 42, और यहाँ पे 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया तो 5, तो 57 आएगा। लास्ट से 15th टर्म जो होगा, 15 टर्म वो आपका आने वाला है 57। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग ये समझ गए हैं कि एपी होती क्या है। तो सारे टर्म्स आपके क्या होने चाहिए, दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, समझ में आया ना, वो आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर पोजीशन से स्मॉल पोजीशन वाले टर्म्स का आप डिफरेंस देख सकते हैं बराबर लेंथ का, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, जैसे सपोज दैट आप ये देखा कर A1 ऐसे करके लिखे, A1 A2 A3 A4 ऐसे AN, आप यहाँ से A2 माइनस A1 करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, लेंथ सेम होना चाहिए, इनके बीच की लेंथ 1 है गैप, आप ये भी कर सकते हैं A3 माइनस A1, इसमें से इसका डिफरेंस, तो A3 में A1 किए हैं तो फिर आपका A4 में से A2 करेंगे, इसका तब भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम्पल करके आप देख लीजिए, 2 4 6 8 10 ऐसे करके है, मैंने यहाँ 6 में से 2 का डिफरेंस किया तो क्या आएगा 4, 8 में से इसका डिफरेंस किया, 8 में से 4 का डिफरेंस करोगे तब भी 4 आएगा। तो कहने का मतलब लेंथ सेम है, तो ग्रेटर पोजीशन वाले का स्मॉल पोजीशन के कहीं पर भी लोगे आप, ठीक है ना। ग्रेटर पोजीशन आपका क्या है 4, ये लेस पोजीशन है, ग्रेटर में लेस का डिफरेंस किसी भी ग्रेटर के लेस से इक्वल होगा, बस उनके बीच का गैप यानी लेंथ जो है टर्म्स का, ठीक है ना, वो आपका सेम होना चाहिए। तो चलिए कुछ बहुत आज आपके इस लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज के विषय में जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है सीक्वेंस एंड सीरीज की, उसको हमें समझना है, फिर हम लोग धीरे से जीपे में बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यही होगा। सभी बच्चों के थैंक्स एंड गुड लक ऑल टू।